स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जो हमारी एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें हम नेक्स्ट सेट डिस्कस करने वाले हैं। आपसे लास्ट में एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज हमने इस प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्न डिस्कस किए हैं, तो 25 में से आपने कितना स्कोर किया ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ही बताएं। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 जो है ये किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसकी हम डिटेल आपको बताते हैं। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं 6, जो कि 12 आर्टिकल से लेके आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं। और ये यूएसए यानी कि अमेरिका से हमने ये मौलिक अधिकार कहाँ पे दिए गए हैं, भाग 3 में अमेरिका से भारतीय संविधान में लिए हैं। तो इसमें आप सभी लोगों को ये पता ही होना चाहिए, जो कि हम करा चुके हैं आपको, 14 से 18 तक ये समानता के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, 14 से 18 समानता के बारे में बताया गया है। वहीं 18 से 22 मतलब 19 और 22 से ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है स्वतंत्रता के बारे में 19 से 22। और 23-24 में क्या बताया गया है, तो 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें दिए गए हैं। 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा के बारे में बताया गया है। जबकि अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया है, तो संवैधानिक उपचार, जिसे BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था, अनुच्छेद 32 को। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। इसके बाद जो अभी आर्टिकल पूछा गया है, आर्टिकल 17, तो ये किस में आता है, तो ये आपका समानता में आर्टिकल आता है, जो कि समानता का जिक्र किया गया है 14 से 18 आर्टिकल तक। तो जो अनुच्छेद 17 है ये आपका अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। वहीं अगर हम अनुच्छेद 14 की बात करें, तो अनुच्छेद जो 14 है वो कानून के समक्ष समानता, यानी कि जो ऑप्शन सी है इसमें, ये अनुच्छेद 14 बताता है, ये आपका 17 बताता है। और इसके साथ अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म, जाति, मूल, वंश और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 में क्या है, 16 में क्या है, लोक नियोजन के अवसर प्रदान, मतलब समान अवसर प्रदान करना। वहीं 17 में क्या दिया गया है, मैंने बताया ही, अस्पृश्यता का उन्मूलन। और 18 में क्या दिया गया है, तो उपाधियों का उन्मूलन, यानी कि उपाधियों का अंत, यह आपका 18 में दिया गया है। तो ये आपको मौलिक अधिकार एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और एसएससी जीडी में हर बार यहाँ से अच्छा प्रश्न बनता है। तो ये आपको सारे आर्टिकल एकदम जीप पे रटे होने चाहिए, 12 से आर्टिकल 35 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक किस राज्य का था, तो ये केरल का सबसे अधिक था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो केरल का जो लिंग अनुपात था वो 1084 महिलाएं थीं 1000 पुरुषों पर। तो ये जो है वो केरल का लिंग अनुपात था। वहीं इसमें अगर हम सबसे कम राज्य की बात करें, लिंग अनुपात सबसे कम कहाँ पे है, तो वो 879 हरियाणा में है। 879 महिलाएं हैं 1000, यानी कि 1000 पुरुषों पर। और ये सबसे कम लिंग अनुपात जो है ये आपका हरियाणा का है। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है वो आपका पुदुचेरी का है, जो कि है 1037 महिलाएं 1000 व्यक्तियों पर। और सबसे कम जो है वो दमन और द्वीप का है, यानी कि जो 618 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। सबसे कम दमन द्वीप का है 618, ठीक है। और इसके बाद अगर हम भारत के लिंग अनुपात की बात करें तो ये है 943 महिलाएं प्रति 1000 व्यक्ति पर। तो आप देख रहे होंगे कि औसत अनुपात से भी कम हरियाणा का और दमन द्वीप का है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो जनगणना से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं वो ऑलमोस्ट हम अब कवर करा चुके हैं। जो हमारा टॉपिक जनगणना है यह बाइंड अप होने वाला है। मैंने आपको पहले ही दिन पहले प्रैक्टिस सेट से ही कहा था कि हम टॉपिक्स के साथ एकदम सिक्वेंस से क्वेश्चन को कवर करेंगे, ये नहीं कहीं से भी उठा के डाल देंगे। इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारी करंट अफेयर की ई बुक है, इसे आप परचेज कर लीजिएगा। आपकी जीडी, एमटीएस और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं
यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई में भी आप इस करंट अफेयर का यूज कर सकते हैं। मतलब आने वाले जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, रेलवे, एसएससी और स्टेट्स एग्जाम, उनमें आप हमारी इस करंट अफेयर बुक को परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में स्टैटिक जीके की बुक भी आपको मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में FBRM अधिनियम 2003 में एफ का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे जो FRBM है, इसका फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो जो FRBM है, जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 है। क्या है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 है ये। इसमें एफ से क्या अर्थ होता है? तो एफ से जो है वो फिजिकल अर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर हम इस नियम के बारे में, जो FRBM है, ये जो लागू हुआ था, ये 5 जुलाई 2004 को इसे लागू किया गया था और ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गैल्वीकरण यानी कि एस्तोपलन, जो गैल्वनाइजेशन होता है वह प्रक्रिया जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जो गैल्वनाइजेशन होता है, तो लोहे को बचाने के लिए हम उस पर किस मेटल की या धातु की परत चढ़ाते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी और टंका तांबे का जीतल चलवाया गया था? मतलब जो चांदी थी उसको हम टंका के नाम से जानते थे और जो तांबे का था उसे हम जीतल के नाम से जानते थे। तो ये किसके शासन काल में चलवाए गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश के शासन काल में चलाए गए थे। अगर हम इल्तुतमिश के शासन काल की बात करें तो ये 1211 से लेके 1236 तक, कहाँ तक? 1236 तक ये इल्तुतमिश का शासनकाल चलता है। और जो इससे पहले इस वंश के शासक थे, उनके द्वारा कुतुब मीनार की निर्माण की आधारशिला रखी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया और 36 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्या है, इसकी लड़की जो रजिया सुल्तान थी वो 36 से 40 तक शासनकाल संभालती है। अगला प्रश्न देखते हैं। वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वॉकर कप जो है ये आपका किस खेल से संबंधित होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा गोल्फ। अच्छा, ये एसएससी में स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी और स्पोर्ट्स, कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्लेयर्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ये एसएससी जीडी का स्पोर्ट्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। तो अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी में जो आपके कप होते हैं वो होते हैं, एक तो आपके, एक है आपका आगा खा कप, कौन सा? आगा खा कप। और इसके बाद आता है आपका बैटन कप, बैटन कप। और दूसरा जो है एक है आपका ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी। तो आगा खा कप, बैटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी और सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, ये आपके हॉकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कप हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल से आता है संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, सुब्रतो कप, ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप और सुब्रतो कप, ये किससे? आपके फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? तो ये कौन सा विटामिन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विटामिन ए इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें विटामिन सी क्या होता है, ये आयरन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन सी से क्या? आयरन हमें मिलता है। विटामिन डी हड्डी और दांतों को स्वस्थ बनाए रखता है, मतलब कैल्शियम इससे मुख्यतः प्रोवाइड होता है। विटामिन बी क्या है? जो न्यूरॉन सिस्टम होता है हमारा, यानी कि तंत्र होता है, उसको सुचारू रूप से वो संचालित हो, उसमें मदद करती है हमारी विटामिन बी। विटामिन सी ये पूछे जाते हैं और इनके केमिकल नेम्स भी पूछे जाते हैं, वो भी हम आपको कराएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? देखिए, जोवियन ग्रह नहीं है, यानी कि बाहरी ग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले आपको बाहरी ग्रह के बारे में पता होना चाहिए। तो बाहरी ग्रह कौन से होते हैं? तो 4 आपके बाहरी ग्रह होते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, ये 3 तो आपके दिए गए हैं। यहाँ पे एक नहीं दिया गया है, वो कौन सा नहीं दिया गया है? तो ये आपका जो नहीं दिया गया है वो नहीं दिया गया अरुण। तो अरुण,
शनि, नेपच्यून कोई, वरुण और बृहस्पति, ये आपके चार जो होते हैं जोवियन प्लैनेट होते हैं, जबकि बुध जो है वो जोवियन प्लैनेट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये गैसियस जॉइंट होते हैं जितने भी जोवियन प्लैनेट होते हैं, और इनके पास कई मतलब लार्ज नंबर्स में मून्स इनके पास अवेलेबल होते हैं। अगला आता है नवंबर 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक था? मतलब 2025 में जो कपास उत्पादन में टॉप राज्य निकल के आया वो कौन सा राज्य था, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गुजरात इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे की वर्ष डैश शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की योजना है। तो भारतीय रेलवे के द्वारा एक योजना बनाई गई है जिसमें रेलवे के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा। तो वो किस वर्ष का इसमें लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, तो उसका नाम यहाँ पे पूछा गया। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी को 2014 से अब तक ऑलमोस्ट 20+ अलग अलग देशों के अवार्ड्स मिल चुके हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। और ये हम टेलीग्राम पे आपको करंट अफेयर में, और जो हम करंट अफेयर टेस्ट देते हैं आपको ऐप पे मिल जाएगा हमारे, वो हम वहाँ पे लिस्ट अपडेट करते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल और ऐप दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स और PDF देते रहते हैं, और ऐप पे हम आप लोगों को करंट अफेयर डेली प्रोवाइड कराते हैं और मंथली करंट अफेयर का भी कॉम्बिनेशन देते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, यह आपको मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था मोदी जी को। अच्छा, इसमें हम बात करें 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला था। मैं 2-3 देशों की अभी बात करता हूँ, बाकी हम जैसी सीरीज बढ़ेगी तो हम सारा डिस्कस कर लेंगे, तो ये आप लोग नोट करते चलिएगा। तो फ्रांस का जो मिला था प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च अवार्ड वो मिला था ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस के द्वारा दिया गया था। जो डोमिनिका राज्य है उसके द्वारा जो सर्वोच्च अवार्ड दिया गया था वो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। वही मिस्र की तरफ से दिया गया था अवार्ड ऑफ द नाइल, ये मिस्र का अवार्ड था जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था। अगला प्रश्न आता है 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? 43 में, यानी कि अभी लेटेस्ट मिला है उसकी बात हो रही है। तो ये जो मिला है वो आपको नितिन गडकरी जी को 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। वही 42वां किसे दिया गया था? तो 42वां जो दिया गया था वो सुधा मूर्ति जी को 42वां पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार में क्या है, 1 लाख रुपए की राशि मिलती है, और ये 1983 से दिया जा रहा है तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा, जो कि पुणे में स्थित है। जो देश के विकास के लिए एक अच्छे कार्य करते हैं उन्हें ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो 43वां मिला आपका नितिन गडकरी जी को, 42वां मिला सुधा मूर्ति जी को। 1983 से इसकी शुरुआत होती है और इसमें जो इनाम मिलता है वो 1 लाख रुपए राशि मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो नई दिल्ली की जो साक्षरता दर है यहाँ पे वो पूछी गई है, तो ये कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा 88.01%। अच्छा, ये आपको हम साक्षरता दर के बारे में करा चुके हैं पूरा। तो भारत की साक्षरता दर कितनी है आप लोग बताते चलिए साथ में। भारत की जो साक्षरता दर है 2011 के अनुसार वो है आपकी 74.04%। वहीं अगर हम पुरुष की साक्षरता दर यानी कि मेल की साक्षरता दर बात करें तो कितनी है? तो ये आपकी 82.14%। और फीमेल की साक्षरता दर की बात करें वो कितनी है? तो 65.46%। अच्छा, अब राज्यों के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो वो है आपकी केरल की, कितनी? 94% लगभग। और बिहार की सबसे कम है साक्षरता दर, वो कितनी है? 61.8%। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है? तो वो है आपकी लक्षद्वीप की, 92.8%। अगर हम टॉप 3 साक्षरता दर वाले राज्य देखें और केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें आता है आपका पहले नंबर पर केरला, दूसरे नंबर पर मिजोरम और तीसरे नंबर पर आपका आता है लक्षद्वीप। कौन सा आता है? लक्षद्वीप तीसरे नंबर पर, पहला, दूसरा, तीसरा, ये टॉप 3 स्टेट्स हैं आपके जो
साक्षरता दर में टॉप पे आते हैं। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? तो पहली बार जो अध्यक्षता की गई थी किसी महिला के द्वारा, तो ये 1917 में कोलकाता में एनी बेसेंट के द्वारा, किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी 1917 में। वहीं अगर हम पहली भारतीय महिला की बात करें तो ये आपकी 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू जी के द्वारा की गई थी। कहाँ पे? कानपुर में। ये लिखा है 1925 कानपुर में सरोजनी नायडू जी के द्वारा की गई थी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 1985 में एओ ह्यूम के द्वारा, किसके? एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। कहाँ पे? बॉम्बे में। और इसके पहले अध्यक्ष जो बनते हैं वो बोमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं, और जो पहली अध्यक्षता की जाती है वो बॉम्बे में की जाती है गोकुल दास तेजपाल सिंह संस्कृत कॉलेज में। ये आपको याद रखना है। ये डिटेल हम करा चुके हैं। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी लोगों को पता है। आज के प्रैक्टिस सेट का सबसे सरल प्रश्न है, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, भारतीय हॉकी में अपने नेतृत्व के लिए 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे बताना है आपको, तो किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा हरमनप्रीत सिंह को। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रता ग्राही गुण यानी कि हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के कारण क्रीम और साबुन में किया जाता है? मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ग्लिसरॉल। इसको हम ग्लिसरीन भी कहते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को डैश के नाम से जाना जाता है? तो इनकी कथा आप सभी लोगों को पता ही होगी, कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर। ये है रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? तो फसल कटाई उत्सव जो आपके मेघालय से संबंधित है वो कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? नोंग क्रेम उत्सव, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आता है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? मतलब ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली के एक प्रतिपादक यानी कि गुरु थे, तो इनको 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये कौन थे? तो गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो ये आप नाम से भी पता लगा सकते हो, और कुचिपुड़ी नृत्य के हम आपको एक्सपोनेंट्स भी करा चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आप सभी लोगों को पता ही होगा कितना है। ऑप्शन सी यानी कि 2.4% है इसका। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रत्यायक काम को सामान्यतः डैश नाम से जाना जाता है? तो ये जो इनिशियल एज थी ह्यूमन डेवलपमेंट की, उसको किस नाम से? तो ये ओल्ड स्टोन एज के नाम से हम इसे जानते हैं। भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा, सभी को पता होगा, और ये हम कई बार अब तक प्रैक्टिस सेट में 3 से 4 बार इनका नाम रिपीट कर चुके हैं। संतूर से संबंधित हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी। वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी की जो अध्यक्ष थे ये आपके चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न आता है, पट्टादकल में जैन मंदिर का निर्माण डैश वंश के द्वारा कराया गया था? तो ये जो जैन मंदिर था इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कराया गया था। पिछले सेट में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, तो वो प्रश्न क्या था? किस मंदिर को हम ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, सूर्य मंदिर कोणार्क में जो स्थित है उसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं। सॉरी, ये प्रश्न का आंसर मैंने बता दिया गलती से, लेकिन प्रश्न हमने ये पूछा। चलिए इसका आंसर भी आप लोग बताइए। इसका आंसर हम नहीं बताते। वैसे पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने ये प्रश्न पूछा था, तो इसका आंसर आप हमें बताना था, और आज ये प्रश्न आप लोगों के लिए था, लेकिन इसका आंसर अभी मैंने बता दिया है। तो आप लोगों के लिए यही सेम प्रश्न है, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हेमिस पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है लद्दाख, चंडीगढ़, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में। तो कहाँ पे मनाया जाता है? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने 25 प्रश्नों में से कितने स्कोर किया? अगर आप लोगों ने 20+ स्कोर किया है तो बहुत ही एक्सीलेंट है, और अगर आप 15+ कर रहे हैं तो बढ़िया स्कोर है आपका। 15+ भी एक बढ़िया स्कोर माना जाएगा। तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपने कितने सही किए प्रश्न, और जो सही नहीं किया उन पे आप थोड़ा वर्क करिए, उनके बारे में और जानकारी लीजिए।
और जो पिछले प्रैक्टिस सेट आपके छूटे हुए हैं उनको भी कंप्लीट करते चलिए साथ में। बाकी ई बुक के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, ई बुक आप परचेज़ कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये दोनों ई बुक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। साथ ही साथ ऐप अब हमारा बिना ऐड फ्री ऐप आ चुका है। पहले ऐड से दिक्कत आ रही थी, तो अब ऐप से ऐड हटा दिया गया है पूर्णतः। और आपके एसएससी जीडी, एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड और रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जीके के और संडे को स्पेशल टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं और पीडीएफ भी दी जाती हैं। तो आप लोग अभी जाइए, नीचे लिंक दिया गया है ऐप का भी, ई बुक का भी, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स हम प्रोवाइड कराते रहते हैं और पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर ही आपको देते हैं। धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ और अपने फैमिली ग्रुप से या जो आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं उनमें शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।